मुझे रिक्शा चलाते हुए 20 दिन हो चुके थे और मेरी अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। जब मैं सवारी की तलाश में था, कुछ वक्त गुजरा था कि मेरे पास एक नौजवान लड़का आता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सही तौर पर समझ सकें। जो मुझसे कहता है कि भाई आपको हरियाणा जाना है। मेरे रिक्शे की 10 घंटे की चार्जिंग चलती है। जब इसने हरियाणा जाने की बात की, उस वक्त मेरी ज्यादा आमदनी भी नहीं हुई थी। उसके गोदाम पर जाता हूँ, वो अच्छे खासे पैसों में मुझे लेकर आया था। मेरा उसमें कोई भी नुकसान नहीं था। जब मैं उसके गोदाम पहुंचता हूँ तो वहां पर एक मशीन थी, थोड़ा बहुत और भी सामान था जो मेरे रिक्शे पर ही मुझे ले जाना था। क्या पैसे दोगे? क्योंकि दिल्ली से हरियाणा का 5 घंटे का सफर था, तो जाने पर मैं ज्यादा सोचता भी नहीं था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा वहां जाना कितना भारी पड़ सकता है। मैं था, अब मुझे दिल्ली से हरियाणा के लिए निकलना था। वो मुझसे कहता है कि बहादुरगढ़ मस्तान चौक पर आपको सामान ले जाना है। मैं उस बंदे का नंबर दे रहा हूँ। जब आप वहां पहुंच जाओगे तो उनको फोन कर देना। मैं पहले भी वहां जा चुका था, तो मैंने अपने फोन में कोई लोकेशन नहीं लगाई। बताता चलूं, मैं 12 बजे के करीब निकला था दिल्ली से हरियाणा। मेरी गाड़ी में काफी वजन हो गया था, मगर जैसे तैसे करके स्लो वहां पहुंच जाता हूँ। पहुंचते ही मैंने इस बंदे को फोन किया, सामान अपनी गाड़ी से उसके गोदाम में उतरवाया। मशीन का वजन बताता चलूं, वो 1 क्विंटल की मशीन थी। तकरीबन 6 से 7 बंदे मशीन को मेरे रिक्शे पर लाद देते हैं। थोड़ा बहुत सामान था, वो भी सब सेफ्टी से। अब मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल्ली के लिए रवाना हो जाता हूँ। 15-20 मिनट की दूरी पर मैं पहुंचा ही था कि मुझे जाना शॉर्टकट रास्ते से था, तो मैं अंधेरे की वजह से समझ नहीं पाया। मैं लंबा रास्ता ले लेता हूँ। मुझे अपनी बैटरी रिक्शे पर भरोसा था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे गाड़ी धोखा दे देगी। जहां से वो बंदा मुझसे कहता है, भाई आप ज्यादा थक गए हो तो खाना पीना खा कर जाना। वो मुसलमान थे और काफी अच्छी आदत के थे। मुझे उनका रवैया बहुत अच्छा लगा। जब ज्यादा जिद करते हैं तो मैं रुक जाता हूँ। और आपको तो पता ही होगा कि सर्दी के मौसम में काफी जल्दी अंधेरा हो जाता है। हम चाय वगैरह पीते हैं। मुझे ऐसे करते करते 7 बज जाता। इसके जरिए जाने की कोशिश करता हूँ, मगर वो गूगल मैप मुझे काफी पीछे का रास्ता बता रहा था। मगर मैं अब 1.5 घंटे का रास्ता पार करके आ चुका था। बस मैं चलता रहता हूँ। कुछ वक्त गुजरता है जब मुझे लगता है कि गलत रास्ते से जा रहा हूँ। मैं गूगल मैप में आया था, वहां पर बहुत से रोड जा रहे थे इधर से उधर, मगर मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा रोड कहाँ जा रहा है। आगे की तरफ मुझे पीछे 1.5 घंटे का रास्ता पार करना था और वहां से निकलना था। ऐसे करते करते काफी वक्त गुजर जाता है। जब मैं वक्त देखता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। अब मेरा अपने रिक्शे से भी भरोसा हट रहा था कि अब इसने कहीं बीच रास्ते में दम तोड़ दिया तो मेरा जाना दुश्वार हो सकता है। जो खतरा मेरे अंदर मंडला रहा था, अब वही खतरा आगे होने वाला था। मुझे अपनी सीधी लाइन पर वापस जाना था और मेरी गाड़ी की हेडलाइट ऑन ऑफ होने लग जाती है और मेरी गाड़ी स्लो हो जाती है। अब मैं इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतना मैंने कमाया नहीं था, अब उससे ज्यादा मेरा नुकसान होने वाला था। क्योंकि धक्के के सहारे से मैं दिल्ली तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए मुझे किसी बड़ी गाड़ी के जरिए ले जाना था। जिस रास्ते पर मैं था, चारों तरफ खेत ही खेत है और अब अंधेरा भी हो चुका था। जो गाड़ी की हेडलाइट का जरिया था वो भी खत्म हो चुका था। अब मैं बीच रास्ते में ही फंस गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मैं किसी को कॉल भी करता तो उससे क्या कहता, मैं किस जगह पर हूँ। वो जगह मुझे खुद नहीं पता थी कि किस रास्ते पर हूँ। जिस जगह पर मैं था वहां ना कोई बंदा था ना बंदे की जात। मुझे लग रहा था कि जो मैं भूतिया कहानी सुनता रहता हूँ अब वो हकीकत में मेरे साथ होने वाला है, क्योंकि मैं उसी तरह की जगह पर था। अब कुछ ऐसा होता है कि मैं अपनी गाड़ी को धक्का लगाते हुए आराम आराम से उस सड़क की तरफ चलता रहता हूँ। अब मुझे रिक्शा को धक्का मार के उस सड़क तक लाना था। अब मुझे प्यास लगने लग जाती है। मेरा गला खुश्क हो जाता है क्योंकि वहां पर इतनी ठंड थी कि मैं काम भी रहा था और मैं उन पैसों की वजह से आज इतनी तकलीफ और परेशानी उठा रहा था। मुझे ये नहीं पता था। मैं गाड़ी साइड पर लगाकर अपने रिक्शे में बैठता हूँ और आराम करने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं उस कच्ची सड़क पर था। मैं इंतजार कर रहा था किसी का कि कोई आए, मैं उससे मदद मांगू, मगर उस सुनसान सड़क पर शायद कोई मदद करने वाला नहीं था। वो मेरी गलती थी जो मैं दूसरे के भरोसे इंतजार कर रहा था। मुझे इतनी प्यास लग रही थी कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे काफी डर भी लग रहा था वहां पर, क्योंकि वीरान सड़क पर मैं अकेला था। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कुछ वक्त गुजरता था। अब टाइम 10 का हो रहा था। दूर से एक आदमी मुझे नजर आता है और मैं अंदर ही अंदर खुश भी हो जाता हूँ और काफी परेशान भी होता हूँ कि कहीं इंसान की जगह कोई मखलूक ना हो तो मेरा क्या होगा। मगर मैं हिम्मत दिखाता हूँ और बैठा रहता हूँ। अब वो शख्स मेरे पास ही आ जा रहा था। अब वो मेरे पास आ चुका था। वो मुझसे कहता है, ये क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। मैं उसे कहता हूँ, वैसे तो मुझे वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं सारी बात बता देता हूँ। तो वो मुझसे कहता है कि इस वक्त तो कोई मदद नहीं है, वक्त ज्यादा हो चुका है, मगर आपको दिख जाएगा घर, आप डरो मत, घबराओ मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। मैं हौसला जाहिर करता हूँ, इसके साथ चलता रहता हूँ। जब मेरी नजर काफी दूर जाती है तो मुझे वहां एक घर नजर आता है जो बाहर से ही बल्ब की टिमटिमाती रोशनी दे रहा था। अब बस वहां पहुंचने में 5 मिनट और लगने थे। तो मैं उसे कहता हूँ, भाई आप इतनी रात में कहाँ जा रहे थे। तो मुझे कहता है, मैं तो ऐसे ही घूमता रहता हूँ। हाँ, तुम मेरे घर चल सकते हो, वहां पर रात गुजार सकते हो और अपनी गाड़ी यहाँ खेतों के नीचे उतार दो, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। अब मैं उसे सही तौर पर देखने लगता हूँ कि ये इंसान ही है ना, कहीं और कुछ ना हो, मगर वो मुझे हर तरह से इंसान ही लग रहा था। अब मैं उसके साथ चल देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि भाई यहाँ तो कोई घर नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक, तो आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो।
तो मुझे कहता है आप चलो तो सही, आपको दिख जाएगा घर, आप डरो मत, घबराओ मत, मैं आपको मैंने देखा कि आप परेशान हैं तो मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, मगर मुझे कुछ अलग ही मामला लग रहा था। फिर भी मैं हौसला जाहिर करता हूँ, इसके साथ इसके घर तक पहुंच जाता हूँ। जब इसके घर में दाखिल हुआ तो इसकी बीवी थी, इसका एक बेटा लेटी हुई थी, इसका बेटा भी अपनी मम्मी के साथ चादर ओढ़ कर लेटा हुआ था। वो शख्स मुझसे कहता है कि आपको कुछ खाना पीना है, तो मैं उससे कहता हूँ भाई मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। वो पानी लाता है। जब मैंने पानी पिया तो मुझे काफी सुकून महसूस हुआ। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको बताता चलूं, वहां पर एक झोंपड़ी थी जो आगे की तरफ थी और एक झोंपड़ी पीछे की तरफ थी। मैंने देखा था तो मुझे एक ही घर नजर आ रहा था, मगर इसके पीछे भी एक घर था, शायद उसमें कोई भी नहीं रहता था। अब वो मुझसे कहता है कि आप खाना पीना खा लो और मैं आपको इस वाले कमरे में सुला दूंगा। कहता है कि आप बुरा मत मानना, मेरी बीवी को पसंद नहीं है कोई गैर इंसान यहाँ आए। मैं से कहता हूँ कोई बात नहीं भाई, आपने इतना साथ दिया इसके लिए शुक्रिया, मगर मुझे काफी डर भी लग रहा था कि कहीं इंसान की जगह और कुछ ना निकला है। अब मैं खाना पीना खा लेता हूँ। वो मुझे पीछे वाला घर दिखाता है और कहता है ये आपका घर है। वहां पर 0 वॉट का बल्ब था जो बहुत मध्यम रोशनी देता था। वहां पर एक चारपाई भी पड़ी थी जो काफी पुरानी थी और दोनों घर भी काफी पुरानी नौयत के लग रहे थे। उस घर में बिल्कुल भी सफाई नहीं थी जिस घर में मैं सोने जा रहा था। मैं उसे कहता हूँ कोई बात नहीं भाई, मैं सो जाऊंगा यहाँ पर, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मगर आप भी मेरे साथ सो जाएं, मुझे डर लगता है। वो हंसता है और कहता है क्या डर, आप आराम से सोइए, कोई तकलीफ हो तो बताइएगा, किसी चीज की कमी हो तो बताइएगा। मैं उसे कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है भाई, मगर मुझे डर लगता है क्योंकि मैं कहानियां ज्यादा सुनता हूँ। तो मुझे कहता है कि आप शायद फंस गए हो। जब मैं उसकी इतनी सी बात सुनता हूँ तो और भी ज्यादा खौफजदा हो जाता हूँ कि आखिर ये क्या कह रहा। जब मैं डरते हुए इससे पूछता हूँ तो मुस्कुराता और कहता है मुझसे कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो फौरन बात को काट के कहता है आप सोइए और मैं जा रहा हूँ सोने, मैं आपको जल्दी उठा दूंगा, सुबह आप चले जाना। मगर मैं इससे काफी जिद करने लगता हूँ कि भाई आप भी मेरे साथ सो जाइए, मुझे डर लगता है। तो कहता है नहीं मेरी बीवी भी है बाहर और इसको भी डर लगता है, मैं अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता, आप सोइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब वो चला जाता है मुझे इतना बोल के। मैं डरा सहमा हुआ उसके घर में रहता हूँ और मुझे डर भी लगता है। मैं सोचता हूँ कि आज मैं कहाँ फंस गया हूँ। जहाँ पर उनका घर था वहां पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, ना कोई बंदा था और ना ही बंदे की जात। मैदान में एक चादर थी वहां पर और मुझे काफी सर्दी भी लग रही थी। वो काफी छोटा कमरा था, ज्यादा से ज्यादा वहां पर 3 से 4 लोग सो सकते हैं, उतना ही बड़ा घर था। अब मैं इधर उधर कंबल देखता हूँ कि शायद कंबल दिख जाए और मेरी सर्दी रुक जाए और मेरी नींद आराम से पूरी हो जाए। और वहां पर मुझे गाड़ी की टेंशन भी हो रही थी क्योंकि मैंने नया रिक्शा लिया था, अगर कोई ले जाए वहां से तो मैं तो और भी ज्यादा मुसीबत में फंस सकता हूँ। मगर क्या करता, मजबूरी ऐसी होती है कि कुछ भी करना पड़ता है। अब उस शख्स ने बाहर से ताला लगा दिया था और उसने मुझसे कहा अगर आपको वॉशरूम जाना हो तो आप साइड पर होकर कर लेना, कोई तकलीफ नहीं। ये बड़ी अजीब बात थी। और वो कहने लगा मगर गेट नहीं खोलेंगे। मैं इससे बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता हूँ, मगर क्या करता, मैं ऐसे आलम में फंस चुका था, 12 का वक्त हो चुका था और अब मैं काफी ज्यादा थक चुका था। मुझे कब नींद आ जाती है मुझे पता नहीं चलता। जब मेरी आधी रात में आंख खुलती है तो मुझे आवाज आती है जैसे कोई आपस में सरगोशियां कर रहा हो। जब मैं ऐसा सुनता हूँ तो मेरा हौसला नहीं होता कि उठकर देखूं ये आवाज कहाँ से आ रही है और कौन है। मैं इसे नजरअंदाज करता हूँ, फिर सोने की कोशिश करता हूँ, मगर मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। फिर मुझे ऐसा लगता है कि दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा हो। जब काफी देर तक आवाज आती रही तो मैं अंदर से डरा सहमा पूछता हूँ कौन है भाई, क्या आप हो भाई? तो अंदर आ जाइए, ऐसे दरवाजा ना खटखटाओ, मुझे डर लग रहा है। तो बाहर से मुझे हंसने की आवाज आती है। इतना सब हुआ ही था कि जो मध्यम रोशनी कमरे में हो रही थी वो भी बंद हो जाती है। अब उस कमरे में गहरा अंधेरा हो गया था। अब मैं काफी परेशान हो गया। मैंने कलमा पढ़ा और चादर ओढ़कर लेट गया। अब मुझे ऐसा लगता है किसी ने दरवाजा खोला और वो अंदर आ गया, मगर मेरा हौसला नहीं हो रहा था कि मैं चादर से मुंह निकाल कर देखूं कि आखिर कौन है। अब मुझे साथ साथ दरवाजे की खुलने की आवाज सुनाई दी। अब ठंड में भी मुझे पसीने आए। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। इतना सब कुछ मुझे लगने लगा तो मैं तेज तेज कलमा पढ़ने लगता हूँ। अब वो आवाज मुझे साफ सुनाई देती है। वो मुझे कहता है कि आज तू नहीं बचेगा, तूने गलत किया है यहाँ पर आकर। जब मैं ये सब सुनता हूँ तो बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, मगर मैंने चादर से मुंह नहीं निकाला। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और अब मेरा पैर पकड़कर किसी ने जोर जोर से खींचा। मैं इतना जोर से चीखा, मगर उसके बाद भी जो मखलूक थी वो मुझे तंग कर रही थी। मैं जोर जोर से कलमा पढ़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मखलूक अब मुझसे दूर हो चुकी है, अब आवाजें खामोश हो चुकी थी। अब मैं डरा सहमा हुआ दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ। मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। अब मैं डरते हुए चादर फिर से पांव तक ढांप लेता हूँ। भाई मैं आपको क्या बताऊं उस वक्त मेरे क्या कैफियत थी। कुछ वक्त गुजरा था कि मुझे लगा जैसे कोई मेरी चादर पैर से खींच रहा हो। अब मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। अब मैंने इरादा कर लिया था कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अब मैं यहाँ से जैसे तैसे करके निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचूंगा। जब मैंने चादर से मुंह निकाला, देखा कि मेरी चादर कौन खींच रहा, तो आसपास कोई भी नहीं था और अंधेरे में मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। फिर मुझे अचानक से बच्चे की रोने की आवाज आती है, तो मुझे ये लगता है शायद वो जाग रहे हैं।
मैं गेट खुलवाने के लिए गेट तक पहुंचता हूँ। मैं गेट खटखटाना शुरू कर देता हूँ और बोलता हूँ, भाई मुझे यहाँ से जाना है, मेरे घर से फोन आ रहा है, गेट खोल दो। मैं बहुत जोर जोर से दस्तक दे रहा था मगर किसी ने गेट नहीं खोला, ना ही कोई आवाज आई। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जब कोई मेरे बोलने पर गेट नहीं खोलता तो मैं जोर जोर से गेट पर लाते मारता हूँ ताकि गेट खुले और मैं यहाँ से भागूं, क्योंकि अब मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि वहां रुकूं, क्योंकि मुझे उस मखलूक ने जो भी थी बहुत ज्यादा तंग कर दिया था और मैं इतना डर चुका था। मैं थोड़ी देर बाद गेट पर लाते मारना कम कर देता हूँ तो अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे गेट के पास आया है और किसी ने गेट खोलने का इरादा किया। जब मैं काफी देर तक देखता हूँ तो कोई गेट खोल रहा है मेरा और मैं बाहर निकलने जा रहा हूँ, मगर काफी देर गुजर गई, वो गेट नहीं खुला। अब मैं और ज्यादा मारने लगा गेट पर, मगर फिर भी गेट नहीं खुलता। फिर मैं दोबारा चारपाई पर आकर लेट जाता हूँ और मैंने जब अपने फोन में वक्त देखा तो 4:30 का वक्त हो रहा था, फिर भी काफी अंधेरा था। जब कुछ वक्त गुजर चुका था अचानक से गेट खुलते ही वही शख्स मेरे पास आता है। वो कहता है मुझसे, क्या बात है, बहुत आवाज कर रहे हो, सोने नहीं दे रहे। मैं उसे कहता हूँ, मेरे घर से फोन आ रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो कहता है, कोई बात नहीं, आप चले जाएं। फिर वो मुझसे कहता है, आप इतनी ठंड में कैसे जाओगे। तो मैं कहता हूँ उसे, मैं जैसे भी जाऊँ मुझे जाने दो यहाँ से। अब मैं वहां से बस दौड़ लगाना शुरू कर देता हूँ। जब मैं दौड़ लगाता ही कुछ दूरी पर पहुंचता हूँ तो मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। वहां पर जो मध्यम रोशनी जल रही थी जिसमें मैं था, वहां तो बिल्कुल ही रोशनी नहीं थी, और जहां पर वो बंदा था वहां पर रोशनी थी। जहां मैं सो रहा था बिल्कुल खंडर था। जब मैं कुछ और दूर पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि वहां कोई रोशनी का नामो निशान नहीं था, और वो एक जो घर मुझे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था वो खंडर में बदल चुका था। और वहां से मुझे बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है, और वो मखलूक मुझसे कहती है, आज तुम बच गए, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, नहीं तो तुम भी हमारे साथ होते। वो चीज इतनी दूर से कह रही थी, फिर भी आवाज मेरे कानों में आ रही थी। मैं किसी ना किसी तरह करके अपने गाड़ी के पास पहुंचता हूँ, वहां पर इंतजार करता हूँ कि कोई आ जाए और मैं इसकी मदद से इस रास्ते तक पहुंचूं जहां से मुझे दिल्ली के लिए निकलना हो। मगर मैं ऐसी जगह आ चुका था मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं काफी वक्त तक इंतजार करता हूँ तो हल्की हल्की सुबह हो गई। मैं अपनी गाड़ी को धक्का मारता हूँ, उसी रास्ते निकलता हूँ अंदाजे के तौर पर। अब काफी रोशनी भी हो गई थी और मैं उस खौफनाक खंडर से भी ऊपर वाले के करम से निकल चुका था कि कोई ये मेरे अल्लाह का करम था। अब मैं जैसे तैसे करके वहां तक पहुंचा हूँ, गाड़ी को चंपन करता हूँ, अपनी गाड़ी चंपन में लगवाता हूँ, वहां से दिल्ली के लिए निकल जाता हूँ। मैं जब घर आता हूँ तो घर वाले देखते हैं कि इतना ज्यादा सहमा डरा हुआ हूँ, तो वो पूछते हैं, तो मैं सारा वाकया इन्हें बता देता हूँ। और वो चीज मुझे ख्वाब में भी नजर आती है कि जहां मैं रुका था वो जिन्नात है, और इनकी शक्ल भी मैंने ख्वाब में देखी थी, मगर जब मैं उनको असलियत में देख रहा था तो इंसान ही नजर आ रहे थे। मुझे 4 दिन तक बुखार भी रहा, तो मैंने आज जुम्मा पढ़ा, आज मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। तो नाम भाई ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम अहमद है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं मुल्तान से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे और मेरे कजन को घूमने फिरने का बहुत शौक है। मेरे कजन का नाम सुहेब है और वो भी मेरे साथ मुल्तान में ही रहता है। हम हर साल पाकिस्तान की कोई नई जगह दरियाफ्त करने का मंसूबा बनाते हैं, ज्यादातर शुमाली इलाके। ये वाकया 2024 के दिसंबर का, जब हम दोनों ने दोबारा शुमाली इलाके घूमने का इरादा किया। हमारा प्लान 1 हफ्ते का था। हमने सामान पैक किया और बस से इस्लामाबाद पहुंच गए, जहां हमने पहले ही होटल बुक करवाया हुआ था। रावलपिंडी में हमारा एक और कजन रहता था जो हमसे इस्लामाबाद में मिलने आया, और इसने हमें अपनी गाड़ी दी घूमने फिरने के लिए। हमने बहुत एंजॉय किया और तकरीबन रोज रात 10 बजे तक होटल वापस आ जाते थे घूम फिर कर, क्योंकि इस्लामाबाद में ज्यादा लेट नाइट काफी वीरान हो जाता है और मुझे खासतौर पर वीरान रास्तों पर ड्राइव करते हुए बहुत डर लगता। एक दिन कजन ने कहा कि मेरे घर रावलपिंडी आकर ठहरो, तो हम उसके घर रात रहने चले गए। रूटीन के मुताबिक हम वहां से भी रात को इस्लामाबाद घूमने चले जाते थे और रात को वापस पिंडी आ जाते थे। एक रात हमारा इस्लामाबाद घूमने का प्लान बना और मेरा पिज्जा खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने गूगल मैप पर चेक किया तो ब्लू एरिया में 14th स्ट्रीट पिज्जा रेस्टोरेंट खुला हुआ था। रात के करीब 2 बज गए थे और हम पिज्जा खाने कार पर वहां चले गए। पिज्जा खाते खाते हमें 3 बज चुके थे, काफी रात हो चुकी थी और रेस्टोरेंट में सिर्फ हम ही थे। मैंने कजन से कहा कि बस अब निकलते हैं, रात काफी हो गई है और हमें वापस कजन के घर भी जाना है, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। तो हम गाड़ी में बैठे और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। मुझे आपकी कहानियां सुनते हुए सफर करने का बहुत शौक है, तो मैंने गाड़ी में आपकी कहानी लगा रखी थी। वो सुनते सुनते हम जाने लगे। हम लोग तकरीबन 40 मिनट बाद मरी रोड पर पहुंचे। शाम को उस रोड की लाइट्स ऑन थी, लेकिन वापसी पर हमें वो बंद मिली। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी ना कोई बाइक, सिर्फ हमारी गाड़ी और अंधेरे में उसकी रोशनी, और आपकी कहानी चल रही थी। इतने में कजन ने कहा, वो देखो कौन खड़ा। मैंने पूछा कौन। इतने में हम थोड़ा आगे निकल आए तो कजन ने कहा, तुमने देखा नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की रोड के साइड पर खड़ी थी, उसने रेड सूट पहना हुआ था। मैंने कहा पागल हो गया, रात के 4 बजने वाले हैं।
इस वक्त कौन लड़की खड़ी होगी, वो भी इतनी वीरान रास्ते पर। जहां उसने वो लड़की देखी थी उस इलाके में एक बहुत बड़ा पार्क था। मैंने उसको कहा ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, क्योंकि ड्राइव मैं कर रहा था और ड्राइवर की नजर तो रोड पर ही होती है। उसने कहा गाड़ी की लाइट में ही वो हल्की सी नजर आई थी, तुम गाड़ी वापस मोड़ो, वो वही होगी। मैं आपकी काफी कहानियां सुन चुका हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा अंदाजा था कि ऐसे गाड़ी वापस नहीं मोड़नी चाहिए। लेकिन सुहेब के इस रात में मैंने यू टर्न ले लिया और तकरीबन 2 मिनट में हम वहां पहुंच चुके थे जहां उसने लड़की देखी थी। और वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई गाड़ी, ना कोई बाइक और ना कोई लड़की। ये देखकर कजन को परेशानी हुई। मैंने उसे समझाया कि हो सकता है ये अल्लाह की कोई दूसरी मखलूक हो और इस तरह यू टर्न लेकर वापस आना भी मुनासिब नहीं था। लेकिन इसने कहा कि तुमने यू टर्न जल्दी लिया, गाड़ी फिर मोड़ो। इससे पिछले वाला यू टर्न था। मेरे समझाने के बावजूद बस था, इसलिए मैंने दोबारा यू टर्न ले लिया और दोबारा यू टर्न लेने के बाद भी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। तो मैंने यू टर्न लेते हुए ही थोड़ी ऊंची आवाज में ये बोल दिया, अगर कोई सुन रहा है तो मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। सुहेब की वजह से मैंने गाड़ी मोड़ दी है। लेकिन मेरा कजन बिल्कुल पुरसुकून था। जब दोबारा भी वो लड़की नजर नहीं आई तो परेशान हुआ। मैंने उसे कहा कि इस बारे में कोई बात ना करो, हम दोनों अकेले हैं और दूसरे शहर घूमने आए हैं और किसी की गाड़ी में। तो मैंने कजन से पूछा कि अगला टर्न हमें कहाँ लेना है। जब मैंने फोन में चेक किया तो कश्मीर की लोकेशन लगी हुई थी, जो कि बहुत अजीब बात थी। खैर मैंने लोकेशन हटा दी, दोबारा कजन के घर की लोकेशन लगा दी। उस दौरान कजन ने मुझसे कोई बात नहीं की। तकरीबन 5 मिनट गुजरे होंगे कि मैंने देखा कि मेरे कजन की आंखों से आंसू बह रहे हैं और आंखें बंद है। मैंने पूछा क्या हुआ, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मेरी आंखें जल रही हैं और इसका गला भी थोड़ा खराब लग रहा था। मैंने कहा ऐसे अचानक कैसे तुम्हारी आंखें जल रही हैं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तकरीबन 2 मिनट बाद उसने कहा मुझे सड़े हुए गोश्त की बू आ रही है। ये सुनकर मैंने फौरन 2 सेकंड के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। तो उसने कहा कि अब बू नहीं आ रही, लेकिन उसकी आंखों से पानी बहना बंद नहीं हो रहा था और वो सर्दी से कांप रहा था। हालांकि गाड़ी में हीटर भी हो, कोई मसला ना हो जाए, सुकून से घर चलते और ट्रिप को इस तरह खराब ना करो। तो वो चुप हो गया और दोबारा उसने कोई बात नहीं की। उस वक्त हम आपकी कहानियां सुन रहे थे और आप कश्मीर का वाकया सुना रहे थे। तो कजन ने गूगल मैप में अपने कजन के घर की लोकेशन लगा रखी थी, क्योंकि मुझे वहां के रास्ते नहीं आते, ढाबे पर ले गया। वहां मैंने पानी पर कुछ कुरानी आयात पढ़कर दम की, जिसे हम मंजिल भी कहते हैं। दम करते वक्त मुझे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज मुझे रोक रही है, लेकिन मैंने अपना फोकस बरकरार रखा। सो एक कुर्सी पर स्पीड ब्रेकर आया तो मैंने गाड़ी आहिस्ता की। उसके बाद जब मैंने एक्सीलेटर दबाया तो मुझे चंद सेकंड के लिए महसूस हुआ गाड़ी जोर ज्यादा ले रही है। मैंने बात कजन को नहीं बताई और बस अपने तौर पर विसार करने लगा। मैं सामने देख रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे रियर व्यू मिरर में कोई काली सी चीज बूं करके गुजरी है। मैंने मिरर की सिमत बदल दी ताकि मुझे पीछे कुछ नजर ना आए। मुझे कजन कहता है गाड़ी में हमारे अलावा भी कोई बैठा है। मैंने उसे कहा कुछ मत बोलो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो ना मुझसे आंख मिला रहा था और ना ही अपनी आंखें खोल रहा था। कुछ फासले पर हम राहुल बैठा हुआ था और मुसलसल छत की तरफ देख रहा था। उसने कहा किसी चीज ने मेरे कानों में अरबी में सरगोशी की है जो मुझे समझ नहीं आई। मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले नहीं थी। मैंने पानी पर दम किया और पिला दिया और खुद भी पिया। फिर हम वहां से कजन के घर पहुंचे। घर गए तो कजन सोरपिंडी रिंज रोड के करीब पहुंचने वाले थे और वहां सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, सिर्फ एक कोयटा चाय का ढाबा खुला था। मैंने सोचा यही चलकर कुछ देर बैठते हैं और अपना दिमाग ताजा करते हैं। मैंने गाड़ी पार्क की और बाहर निकल आया। वो कजन भी बाहर आ गया, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। वो कह रहा था कि टांगे साथ नहीं दे रही। मैं जबरदस्ती उसे अंदर दी थी। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।